अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ केमिस्ट्री, इसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें नेक्स्ट ब्रांच जो हमने पढ़नी है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इसमें दो तरह के कंपाउंड्स हैं, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। पहला है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दो एलिमेंट्स हैं, इनके एटम्स हों, इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा किसी भी और एलिमेंट के एटम मौजूद ना हो, तो ऐसे कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये मीथेन है, तो इसका फार्मूला होता है CH4। इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक एलिमेंट है कार्बन और दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम। तो इस तरह ये हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल है। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हों और इनके अलावा कोई और तीसरे एलिमेंट के एटम मौजूद ना हो, इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरी तरह के कंपाउंड्स हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव से मुराद ये है कि हाइड्रोकार्बन को इस्तेमाल करके बतौर रॉ मटेरियल अगर कोई नए कंपाउंड इनसे बनाए जाएंगे तो इनके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसमें एक कार्बन है और 4 जो है वो क्लोरीन के एटम्स मौजूद हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहलाएगा। तो दुनिया में पाए जाने वाले तमाम हाइड्रोकार्बन्स ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो तमाम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, इनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि तमाम हाइड्रोकार्बन वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तमाम उनके डेरिवेटिव्स वो भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद है इसका स्कोप, एप्लीकेशंस या यूजेस। तो इसका पहला यूज जो है या स्कोप वो है पेट्रोलियम में। तो पेट्रोलियम जो है ये जमीन से क्रूड ऑयल की शक्ल में निकाला जाता है, उसके बाद उसको ऑयल रिफाइनरीज में लाते हैं, वहां पर लाकर इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है, जिसमें से जो है वो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स अलग अलग किए जाते हैं। सेकेंड है पेट्रोकेमिकल्स, कि पेट्रोलियम को इस्तेमाल करके उससे मुख्तलिफ तरह के जो केमिकल्स बनाए जाते हैं वो केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। और थर्ड इसका यूज है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल से मुराद है ऐसी इंडस्ट्री जो अद्वियात बनाती है। अद्वियात बनाने में भी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है, क्योंकि अद्वियात की अक्सरियत जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तमाम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो है स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी उन तमाम कंपाउंड्स की स्टडी जो ऑर्गेनिक नहीं है। अब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स नहीं हैं यानी जो इनऑर्गेनिक है वो कौन से हैं? इससे पहले हमने पढ़ा था कि तमाम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। इनके अलावा बाकी दुनिया में पाए जाने वाले तमाम कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल साल्ट कहलाता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद है इसके स्कोप, एप्लीकेशन या यूजेस। तो इंडस्ट्री में और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल है। सबसे पहले ग्लास यानी शीशा वो मुख्तलिफ शक्लों में बनाया और इस्तेमाल किया जाता है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप में आता है। इसी तरह सीमेंट है, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो ये इसकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी। इसी तरह सिरामिक्स हैं, जिस तरह जो है ये कमोड है, इसके पीछे जो है वो टाइल्स लगी हुई हैं, या इसके अलावा वॉश बेसन होते हैं, तो ये सिरामिक इंडस्ट्री में आते हैं। इसी तरह मेटलर्जी है,
मेटलर्जी जो है इसका मतलब ये होता है कि जो मुख्तलिफ तरह की मेटल्स की बनी हुई अशिया हम इस्तेमाल करते हैं, वो आयरन की हों, एल्यूमिनियम की हों या कॉपर की हों, तो ये मेटल्स ज़मीन से निकाली जाती हैं। ज़मीन से जब ये मेटल्स निकाली जाती हैं तो ये इस शक्ल में नहीं होती जिस शक्ल में हमें नज़र आती हैं। इनके अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसके अलावा दीगर एलिमेंट्स के साथ इनके कंपाउंड्स बने हुए होते हैं। तो उसको मटेरियल जो ज़मीन से निकाला जाता है उसको ओर कहते हैं। फिर उसमें से इम्प्योरिटीज अलग की जाती हैं, दीगर नॉन मेटल्स जिन्हें इनके साथ कंपाउंड बनाए होते हैं उनको तोड़ा जाता है, मेटल को खालिस हालत में हासिल किया जाता है और उसके बाद उस मेटल को मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह के प्रोडक्ट्स हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है बायोकेमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी जाहिर है मुख्तलिफ तरह के मालिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिन मालिक्यूल से बनी हुई होती है उनको बायो मालिक्यूल कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री और जिन मालिक्यूल से उनके जिस्म बने होते हैं उनको बायो मालिक्यूल्स कहा जाता है। तो इसमें हम बुनियादी तौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन जो है उसकी बात करें, इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, composition and chemical reactions of substances found in living organisms। जो जानदार हैं उनमें जो भी substances, जो भी materials पाए जाते हैं उनकी स्ट्रक्चर को हमने स्टडी करना है, उनकी कंपोजिशन को स्टडी करना है और उनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है। यानी जो बायोमॉलिक्यूल हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन और उनके केमिकल रिएक्शंस को हमने स्टडी करना है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ तरह के मालिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनको बायोमॉलिक्यूल कहेंगे और उनकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन जो है उनकी स्टडी को कहा जाता है कि ये बायोकेमिस्ट्री है। केमिकल रिएक्शन जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते रहते हैं और उनको मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मिसाल के तौर पर फूड जो हम खाते हैं स्टोमिक के अंदर केमिकल रिएक्शंस के जरिए उसको तोड़ा जाता है, फिर सेल्स के अंदर फूड पहुंचती है, वहां पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको तोड़ा जाता है जिसके नतीजे में एनर्जी हासिल होती है। फिर जो है जो अजाफी खुराक बच जाती है उसको बॉडी की ग्रोथ में दीगर मालिक्यूल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर फिर जो है वो छोटे मालिक्यूल्स मिलकर बड़े मालिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये तमाम केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसका जो स्कोप है उसको अगर हम देखें तो इट कवर ऑल केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सेंसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। जो बायोमॉलिक्यूल्स है उनको बनाना, छोटे मालिक्यूल्स जो हैं उनको जोड़कर बड़े मालिक्यूल्स बनाना, इसको सेंसिस कहते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो है ये मजमूई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसमें दोनों चीजें आती हैं, छोटे मालिक्यूल्स को जोड़कर बड़े साइज का मालिक्यूल बनाना है या बड़े साइज के मालिक्यूल को तोड़कर छोटे छोटे साइज के मालिक्यूल्स बनाना। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं? लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी खुराक में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है, खा वो गंदम का आटा हो उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। इसी तरह पोटैटोज हैं, राइस हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह शुगर या चीनी है, उसके अलावा फ्रूट्स के अंदर जो मिठास होती है, ये सब के सब जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की इकसाम है। इसी तरह प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं तमाम मीट्स हैं, पल्सेस यानी दालें हैं, एग है, उसके अंदर ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि खुराक में शामिल हैं। और इसी तरह जो है वो फैट्स यानी चिकनाइयाँ हैं। ये तीनों तरह के मालिक्यूल्स हमारी खुराक में शामिल होते हैं। स्टोमिक इनको जो है वो जब डाइजेस्ट करता है तो इन मालिक्यूल्स को बेसिकली जो है वो तोड़कर छोटे साइज के मालिक्यूल में तब्दील कर रहा होता है। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है वो इसमें आती है। इसी तरह जो है अदर एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ, इसके अलावा जो दीगर फील्ड्स हैं जिनमें इसके एप्लीकेशंस हैं वो है मेडिसिन, अद्वियात बनाने में इसको बायोकेमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो है वो फूड साइंसेज में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो है वो एग्रीकल्चर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें से जो है जो चीज़ें आपने याद करनी है वो दो तरह की चीज़ें हैं। हर ब्रांच के लिए उसकी डेफिनेशन और उसके अलावा उसका स्कोप। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पेज नंबर 2 पर है, इसकी डेफिनेशन फर्स्ट 1.5 लाइन में है। इसके बाद इसका स्कोप ये 2 जगहों पर है, सेकेंड लाइन दरमियान से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स occur naturally and also synthesized in laboratories. Organic chemist determines the structure and properties of these naturally occurring as well as synthesized compounds
स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये इसका स्कोप है। या तो इसको मुकम्मल याद करें, या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप लाइन नंबर 3 का लास्ट वर्ड है स्कोप। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। या सिर्फ इतना याद कर लें। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें स्टार्ट से लेकर लाइन नंबर 3 का फर्स्ट वर्ड है डेरिवेटिव्स। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, बाकी इसका स्कोप है। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री है, इसमें फर्स्ट 2 लाइन में इसकी डेफिनेशन है, इसके बाद इसका स्कोप लाइन नंबर 2 के आखिर में है। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। यहाँ तक। इसके बाद सेकेंड लास्ट लाइन एप्लीकेशंस, examples of application of biochemistry are in the field of medicine, food sciences and agriculture etc. तो ये 3 ब्रांचेस हैं, इनकी डेफिनेशन और इसके साथ इनका स्कोप आपने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।